गोपाल राम जी मंडा ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। कल उन्होंने पेशकश तो की थी आपसे इस्तीफे की। ऐसा नहीं था। कल मीटिंग में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हो गई आपके। अब तो बहुत दिनों बाद मीटिंग हुई कार्य समिति की और उसमें भी कुछ खास चर्चाएं नहीं हुई। कल 3 घंटे मीटिंग चली तो निश्चित रूप से खास चर्चाएं हुई और कल की मीटिंग सफल है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे निगम और आम शहर से जुड़े थे जिनको हमने लिया। हमारा पहला मुद्दा स्वच्छता सर्वेक्षण का था। जो टीम आ रही है वो शहर का निरीक्षण करेगी। 5000 मार्क्स दिए जाएंगे। किन किन विषयों में मार्क्स बटे हैं, पार्षद इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या एक्टिविटी चल रही है, इन सब पर चर्चा की गई। और भी अन्य मुद्दे थे। एक प्रमुख विषय जिसको आप पूछना चाहते हैं, गैराज में गोपाल राम मंडा जिस समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं कि गैराज में डीजल को लेकर हेराफेरी की जा रही है। तत्काल हमने कमेटी गठित कर दी है जो 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। किस स्तर पर कैसे ये हो रहा है, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मौखिक जानकारी जो मुझे मिली है कि अभी जो नए अधिकारी बदले थे और इस परिवर्तन के बाद नई व्यवस्था जो लागू की गई थी, तो मुझे डिप्टी कमिश्नर स्तर पर बताया गया था कि सब पिछली बार की तुलना में इस माह में 20 लाख के बजाय 18 मतलब 2 लाख का डीजल कम खर्च हुआ। तो समिति इस बात की भी जांच करेगी कि अगर नई व्यवस्था से बचत हो रही है तो इसको देखें और इसमें कहाँ और क्या कमी रह रही है इस बात को देखें। जो पर्ची काट कर दी जाती है, फिर वहाँ से जो डीजल डलता है, वैसे तो सब जगह कंप्यूटराइज सिस्टम है कि जितना डीजल दिया उतनी पर्ची निकलती है। तो क्या कोई मेलाफाइड होता है, क्या हाथ की रसीद कटती है, क्या कहाँ किस स्तर पर गलती हो रही है, उसको रोका जाए और गलती करने वाले कौन लोग हैं उनको सजा दी जाए। गोपाल राम मंडा जी के इस्तीफे पे क्या कहेंगे आप? गोपाल राम जी मंडा ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। कल उन्होंने पेशकश तो की थी आपसे इस्तीफे की। ऐसा नहीं था। उनका कहना था कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो मेरा समिति में बने रहने का कोई औचित्य नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। तो इस्तीफे का विषय तो जब आता कि जब हम इसको फोरगो करते। हमने कल में समिति बना दी। समिति को आज पत्र मिल गए और समिति आज से ही इस पर कार्रवाई शुरू कर रही है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है। 1 हफ्ते में समिति अपना रिपोर्ट पेश कर देगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि गोपाल राम मंडा जी वो फ्लो में उन्होंने कह दिया होगा। आपने कहा कि 2 लाख रुपए का कम डीजल खर्च हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया। ये कोई रिकॉर्डेड चीज सबूत समिति पेश करेगी, तभी इसको मानेंगे। अभी तो इस बात की जांच की जा रही है कि किस पॉइंट पर गलती हो रही है, जो प्रणाली दी जा रही है क्या ये गलत है, तब तो उसमें सुधार के क्या आयाम होने चाहिए। विस्तृत रिपोर्ट समिति के आने के बाद ही तय हो पाएगी। पर यह निश्चित है कि अगर जैसा मंडा जी ने आक्षेप लगाया और वो जो सबूत दे रहे हैं वो प्रमाणित होते हैं तो निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल मंत्री जी का नाम लिया आपने तो नेता प्रतिपक्ष भड़क गए। मंत्री जी का नाम नेता प्रतिपक्ष ने गलत ढंग से प्रतिपादित किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साहब रिको के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं क्या। मैंने कहा भाई, नगर निगम का पार्षद जहाँ से भी निर्वाचित होता है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड का एरिया हो, चाहे वो यूआईटी का एरिया हो, यहाँ तक कि जैसे जो फॉरेस्ट में बस्ती आती है आंवली रोजड़ी, वहाँ भी पार्षद के कहने से काम करते हैं। तो रिको के क्षेत्र में क्यों नहीं। हमें अनेक बार जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि साहब कलेक्ट्रेट में ये काम करना है, अदालत में ये काम करना है, क्योंकि वो सब सार्वजनिक विषय होते हैं, तो मंत्री जी को मना थोड़ी कर सकते। मेरा कहना ये था। वो उस बात को कि साहब आपने मंत्री का नाम कैसे लिया, मैंने अनेक बार कलेक्टर कह देता है कि भाई अभी जो अपना अदालत परिसर है, अब उसमें हमें प्याऊ लगाने की क्या आवश्यकता है, उसमें हमें टॉयलेट बनाने की क्या आवश्यकता है। पर प्रशासनिक स्तर पर कह दिया जाता है
तो उसे करना पड़ता है। तो करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा खंड है कि इसके नीचे कुछ नहीं है। सबसे निचली इकाई नगर निगम है और ये सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई है। तो हमें जनता के विषय जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि निगम सीमा क्या है। पूरा कोटा शहर जो भी नगर निगम क्षेत्र में आता है वो एक तरह से हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है। यूआईटी जो कॉलोनी बनाती है वो भी हमें देती है, हाउसिंग बोर्ड जो कॉलोनी बनाती है आज नहीं तो कल वो भी हमें आती है, रीको भी कहीं रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाएगी तो वो भी हमें देगी। इसलिए समूचे कोटा शहर का विकास हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पार्क का हो, नाली पटान का हो, नाले का हो, वो सब हमें देखने पड़ते हैं। और बोर्ड बैठक लंबे समय से जैसे नहीं होती तो उसके बारे में कई बार कुछ विपक्ष के पार्षद उंगली उठाते हैं, तो ये बात सत्य है, बोर्ड बैठक जल्दी होनी चाहिए, पर इस वर्ष कुछ समय इस तरह का रहा कि कभी दशहरा आ गया निकट में, उसके बाद दीपावली आ गई, फिर अधिसूचना जारी हो गई। ऐसी स्थिति में बोर्ड बैठक कर नहीं पाए, वरना हम चाहते हैं। मैंने आज ही यू नोट निकाल दिया है, 11-12 फरवरी की 2 दिन की बोर्ड बैठक कर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा पैसा स्वच्छता में खर्च हो रहा है, लेकिन ये बात आप भी मानते हैं कि अभी उस तरीके की सफाई हम नहीं कर पाए हैं कोटा में, क्योंकि कोटा को स्मार्ट सिटी को लेकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो फिर निगम क्या कर रहा है? जो शहर स्मार्ट सिटी के लिए प्रोजेक्ट हो चुका है उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, केंद्र से भी आ रहा है हर जगह से, लेकिन अभी तक भी शहरवासी सफाई को लेकर शिकायत करते ही हैं। शहर में सफाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है, केवल हम में कोई कमी रह रही है तो कचरा प्रबंधन को लेकर हो रही है कि कचरे पॉइंट से कचरा टाइम से चला जाए, और उसके लिए हमने तैयारी कर ली, टेंडर दे दिए, विज्ञान नगर जोन में काम शुरू हो गया, रामपुरा जोन में काम शुरू हो गया, और इसी सप्ताह वो मुख्यालय जोन में भी काम शुरू कर देगा। अब ये ठेकेदार की जिम्मेदारी पर रहेगा कि कचरे पॉइंट पर कचरा बिखरा नहीं रहे, कचरा पड़ा नहीं रहे, कचरा 2 बार उठाया जाए। कारण क्या होता है कि कचरा डालने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ऑफिस जाने का टाइम फिक्स होता है कि भाई 10 बजे बाद आएगा तो उसको रेड निशान लग जाएगा, मंदिर जाने का थे कि भाई 4 बजे बाद पट बंद हो जाएंगे। पर कचरे पॉइंट का इस तरह का रोल है कि मैंने जब चाहा वहाँ बाल्टी भर के कचरा डाल दिया। उसका कोई सुझाव शहर के प्रबुद्ध लोगों में से अगर हमें मिले तो हम स्वागत करके सीखेंगे, परंतु हम जो व्यवस्था किए है कि तीनों जोन का हमने टेंडर कर दिया है और ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि कचरे पॉइंट से कचरा चाहे उसको 2 बार उठाना पड़े वो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो पेनल्टी कर दी जाएगी। तो हम लगातार इस विषय में सुधार के क्रम में आ चुके हैं। हमने गली गली टीपर्स लगाए हैं, गली का कचरा भी इकट्ठा करके और नियत स्थान पर डाल रहे हैं, ताकि लोग जो नालों में फेंक देते थे, नाली में फेंक देते थे, अब वो नहीं फेंकेंगे। घर के बाहर उनका हॉर्न बजाते हुए टीपर्स के मामले को हम 80 से 90% तक सफल हो गए। फिर भी अभी हमें कुछ रुकावटें आ रही है, क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है कि बरसों से जो डेरा वाले लोग काम कर रहे थे, एकाएक युद्ध स्तर पर उनसे लड़ नहीं सकते, समझाइश के आधार पर हम काम कर रहे हैं और लगभग 90% तक हम सफल हो गए। 10% के लिए भी जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है हम लोग होमगार्ड भेजते हैं, हमारे अधिकारी को भेजते हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक को भेजते हैं, इंस्पेक्टर को भेजते हैं, और समझाइश के आधार पर हम उस गलियों में भी टीपर्स को भेज रहे हैं। तो गली का कचरा भी टीपर्स के माध्यम से निश्चित स्थान पर जाएगा, तो इसका बेनिफिट होगा कि नालों में नहीं डालेंगे। विज्ञान नगर में एक मकान के बारे में स्थानीय पार्षद पवन अग्रवाल जी ने विषय उठाया था कि सब वो नक्शे के आधार पर निर्माण नहीं कर रहा और वहाँ पर वो क्या बोलेंगे उसको, नॉन वेज का होटल डालेगा एकता 12 में। तो उसके लिए भी हमने निर्णय लिया है कि उसका 2 दिन में 48 घंटे में जांच करवाएं। नियम विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको तत्काल सीज किया जाए। सीओ ने कल ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैंने सीज करने के आदेश दे रखे हैं, फिर एक बार जांच करवा लेते हैं, अन्यथा उसकी तत्काल सीज करेंगे। क्योंकि उसकी जानकारी मिली थी कि उन्हें जो बेसमेंट की परमिशन ली थी, बेसमेंट में उन्होंने कहीं भी कार वगैरह उतरने की तो कोई सिचुएशन नहीं दी, अंदर से सीढ़ी दे रखी है। इसका मतलब अंदर वो उसको रूम बनाए, किचन बनाए, स्टोर बनाए, तो नक्शे से मेल नहीं खाता। इसी तरह से ऊपर का पोर्शन में भी कुछ वायलेशन है, नक्शे से मेल नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में बदध्यांति लगती है कि आज वो आवासीय स्वीकृति लिए
कल को पूरा बनने के बाद कॉमर्शियल कर दें। अगर वो उसको कॉमर्शियल करें, कॉमर्शियल के बावजूद भी अगर नॉनवेज करें, तो चूंकि पूरा मार्केट पूरी बस्ती के बीच में हो जगह, तो लोगों की घोर आपत्ति को देखते हुए और हमने निर्णय लिया है कि गलत निर्माण हो रहा होगा तो हम उसको सीज करेंगे।